बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको गौर से देखिए। ये असल में इसराइल का एक बहुत ही महंगा ड्रोन था जो आज गजा के बिल्कुल करीब गिरा है। और इसराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हुआ क्या है, लेकिन जो अब राज खुला वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसराइल ने ये कहा कि टेक्निकल एरर आया है और टेक्निकल एरर की वजह से ये गिरा है। देखिए, इसराइल वो मुल्क है जिसने दुनिया भर में अपने ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बायर हैं इसराइल के। और इसराइल ने इस वक्त जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने थे वो वाले ड्रोन्स करने थे इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या वो कोई ऐसा ड्रोन इस्तेमाल करेगा जिसमें टेक्निकल एरर आ जाएगा और एन मौके के ऊपर वो गिर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह क्या है? अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के एक अखबार ने दावा किया है कि हमास के पास वारफेयर टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो ड्रोन्स गिरा देता है, जिससे वो ड्रोन्स का पूरा सिस्टम जैम कर देता है। अब उसके साथ उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमने देखा है कि आयरन डोम के ऊपर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उसके अंदर जो रॉकेट उन्होंने मारे हैं उसको रोकने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक गिरी है। और इसीलिए आप देख लें कि अपार्टमेंट के ऊपर आकर मिसाइल नहीं, रॉकेट गिरा है अभी। और इसराइल को इस वक्त पूरी तरह खौफ की कैफियत में देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए एक आयरन डोम के आसरे के ऊपर ही तो वो बैठे हुए हैं। वो आयरन डोम के आसरे के ऊपर ही तो इस वक्त ये सारी सूरत हाल, यानी पूरे का पूरा जो इसराइल है वो आयरन डोम के सहारे पर है। वरना वहां से रॉकेट गिर रहे हैं और इतना तिल अवीव में जाकर गिरे हैं, क्या हाल हो गया बिल्डिंग का आपने देख सकते हैं। वहां पर मामला काफी हद तक खराब है। अब आप ये सोचिए कि मुकम्मल तौर पर अगर आयरन डोम, लेट से इन्हीं की बात मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमास के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये नहीं पता हमास के पास है, लिबनान के पास है, किसके पास है, अगर किसी के पास आ गई है टेक्नोलॉजी और वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से उनके ड्रोन्स गिरा रहा है या उनके आयरन डोम को डिस्टर्ब कर रहा है या डिसरप्ट कर रहा है और वो ड्रोन्स को या वो आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको रोकने में नाकाम हो रहा है, तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी बड़ी तबाही इस वक्त इसराइल के अंदर आ रही है। यानी उनके पास कोई चीज बाकी रह ही नहीं गई। अब आप ये सोचें कि एक और खबर ब्रेक की है, वो अल अरेबिया ने की। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने कहा है कि आपके हम लोगों को रिहा कर देते। सुनने वाली बात है, आपके लोगों को, हमास के कैदियों को रिहा कर देते हैं, आप वो जो इसराइली मरे हैं उनकी लाशें दे दें और उसके बाद यानी कैदी छोड़ दे और जंगबंदी हम कर देते। अब उन्होंने खबर ब्रेक की कि हमास ने इनकार कर दिया। अब आप ये बताइए इसराइल को ऐसा क्या झटका लगा है कि इमीडिएटली उसने कतर को बुलाया है कि तुम रोल प्ले करो, कतर को कहा है कि बातचीत का आगाज करो, कतर को कहा है कि मामला तय करो और इनको समझाओ कि हमारे साथ बातचीत करें, ये जंग बंदी करो। अमेरिका का कतर के ऊपर दबाव है और उसके बाद दीगर ममालिका कतर के ऊपर दबाव है और कतर भी बातचीत कर रहे हैं। वजह क्या हुई है? इसका मतलब है कि उनको डर है कि जो ड्रोन गिरा है उनके पास, देखें हुआ ये है कि जो आयरन डोम है उसके अंदर जो इंटरसेप्ट करने वाले जो मिसाइल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इनके पास 1,30,000 के करीब हिजबुल्लाह के पास मिसाइल है। इनके पास अभी उन्होंने कहा कि 15-20 हजार हमारे पास है। ग्राउंड ऑपरेशन ये नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए कि जब उनके पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, तो कितने इंटरसेप्ट कर सकता है, कितने रोक सकता है, क्या हो सकता है? ये सारी सूरत हाल आप सबके सामने है। ये असल में जो अब कहानी शुरू हुई है उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है कि अगर मामला यहाँ तक पहुंच गया है तो हम तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका उसको दबाव डाल रहा है कि भाई हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते, ईरान का मुकाबला नहीं हो सकता, हम इराक के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, शाम के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, रूस उसकी बैक पर खड़ा हो गया, चाइना ने बयान दे दिया है कि वो ईरान के साथ है। अब आप ये सोचें कि पूरा इसराइल इस वक्त किस आसरे के ऊपर बचा हुआ है? आयरन डोम की वजह से। देखिए वो जो इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल हैं वो इनके पास इतने ज्यादा नहीं है। यानी आप ये सोच लें कि ये आयरन डोम जो है वो तो रॉकेट रोकता है। सोचिए जरा कि अगर उधर से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूज हो जाता है इनके खिलाफ
और ऊपर से मिसाइल दाग देता है वो, और उसके बाद ये रोक नहीं पाते। ये तो रॉकेट गिरा है, तो जो बड़े लेवल के मिसाइल जाकर गिरेंगे वो तो किसी एक अपार्टमेंट या एक बिल्डिंग को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो तो पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर देंगे। तो फिर ये क्या करेंगे? और आप बताइए इनकी जो धाक बैठी हुई है वो कहां पर जाएगी? इस सारी सूरत हाल का जो इस वक्त शाखसान आपको नजर आ रहा है वो ये है कि इसराइल पैनिक मोड में आ चुका है, और इसराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम क्या करें। इसीलिए अब वो कतर को बीच में डाल रहा है। देखिए एक बात समझने वाली है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आई कहां से है? हमास के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से है? क्या इसको रूस ने दी है? ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या उनके पास वाकई है? देखिए वो तो सारे सुरंगों से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल ने ये वीडियो जारी की, उन्होंने कहा कि ये देखिए शिफा हॉस्पिटल के नीचे सारा अंडरग्राउंड है। हमास ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने शिफा हॉस्पिटल को उड़ाना है। ये असल में पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सवाल यहां पर सिर्फ इतना सा पैदा होता है कि इनके पास ये मामला कहां तक जाएंगे, कहां तक रुक रहे, यानी इनके हाथ में तो चीज ही नहीं है। ये तो समझ रहे हैं कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। इसराइल इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। इतना वो परेशान है कि अगर ये लेवल की टेक्नोलॉजी है तो बाकी मामला क्या होगा? फिर आप ये देखें कि अगर आज वो ये कर, अगर उन्हें आयरन डोम रोक दिया और कल को वो अमेरिका का दिया गया F-35 इसराइल के पास, जो इसराइल ने अपग्रेडेड वर्जन रखा हुआ है, अगर इन्होंने गिरा दिया तो फिर क्या होगा? देखिए एक बात ज़हन में रखिए, होता क्या है कि जब जंग आपकी छिड़ती है तो जब आपका कोई तबाह किया जाता है, ये गिरता है, तो आपके पास एक ही बहाना होता है, टेक्निकल एरर है, टेक्निकल एरर है। और भाई कौन सा टेक्निकल एरर है? इसका मतलब है कि अगर टेक्निकल एरर इस लेवल का आ गया है तो फिर आपका तो सारा दिफाई निज़ाम फेल हो जाता है। ऑलरेडी इसराइल के ऊपर इतनी ज़्यादा आवाज़ें कसी जा रही हैं कि आपका निज़ाम फेल हुआ है, आप रोक नहीं पाए। इसका यह मतलब है कि अब दुनिया के अंदर एक पैगाम जाएगा कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जैम किया जा सकता है। अगर ये डिफेंस सिस्टम जैम किया जा सकता है तो डिमोना के अंदर जो उनका एटमी प्लांट है फिर वो तो मुकम्मल तौर पर जैम किया जा सकता है। यानी ये असल में प्रॉब्लम इनको ये समझ आ रही है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका एक आज नज़ारा मिला। आप ये सोचिए कि इसराइल के अंदर उनके एक शख्स ने कहा है, मीडिया से बात करते, उसने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने ज़्यादा रॉकेट आकर तिल अबीब और दूसरी जगह पर गिर रहे हैं, उससे लोग मर रहे हैं, लेकिन मीडिया पर बिताने की और चीज़ें आकर एक्सप्लेन करने की इजाज़त नहीं है। और ये वो इसराइल के अंदर करें क्योंकि वहाँ पर लोग मर रहे हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ एक दफ़ा ये फ्लाइट्स खुलने दे इसराइल के अंदर, कितनी बड़ी तेज़ी से लोग इसराइल को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, अमेरिका की है, दीगर जगहों की है, और वो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। सोचिए अगर सर्वे रिजल्ट ये कह रहा है कि इसराइल की अक्सरियत अवाम ये कह रही है कि आप गजा के अंदर ऑपरेशन रोक दें क्योंकि हमें खतरा है कि जंग छिड़ गई तो हमारे घरों तक आएगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी, तबाही होगी और हम इसमें बर्बाद हो जाएंगे, और ये वो जंग बदल जाएगी जो तीसरी जंग अज़ीम में बदल जाएगी। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर आज ये मामला है तो क्या अगर रूस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, शाम के अंदर ये मामला होगा तो जब इनके खिलाफ, देखिए चाइना, ईरान, रूस और दीगर ममालिक, इनके पास टेक्नोलॉजी है, आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, और वो यूज हो रही है। कोई आकर बताता नहीं है। आप एक बात बताइए ना, क्या रूस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है? एक सिंपल सी बात बताइए, यूक्रेन में 40-50 मुल्क उसके बैक पर खड़े थे, पैसा, हथियार, हर तरह की चीज, लेकिन वो कुछ भी सिवाय मीडिया के अंदर कि हमने रूस का ये नुकसान कर दिया, हमने रूस के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, सिवाय मीडिया के वो कहीं जंग जीते ही नहीं है। अगर आप इस तरह जंग नहीं जीते तो बताएं आप कैसे जीतेंगे? इस सारी सूरत हाल के अंदर अब पैनिक बटन जो है वो दब चुका है। आप बताइए कि इतनी बड़ी दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स इसराइल की, उसकी फौज, उसकी तमाम चीजें, लेकिन वो कह रहे हैं जी बातचीत कर ले, हम जंग बंदी करना चाहते हैं। देखिए दो चीजें इसमें आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल इस वक्त बुरी तरह बेनकाब हुआ है। जब आप मैदान में उतरते हैं तब आपको आपकी वीकनेस पता चलती है। पहली मर्तबा दुनिया को यह पता चला है कि इसराइल की जो कैपेबिलिटी है वो एयर स्ट्राइक की है, वो ग्राउंड के ऊपर लड़ने की नहीं है। और ग्राउंड के ऊपर हालत ये है कि उनकी रिजर्व फौज, आप सोचें कि इसराइल के अंदर वहां पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का बेटा यूएस में मियामी बीच के ऊपर अय्याशियां कर रहा है, और हमें यूरोप, यूएस समेत पूरी दुनिया से, आपको पता है कि जितनी भी दुनिया में अंदर इसराइली यहूदी होते हैं उनको कहा जाता है
वो एक उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि आपको जब भी जंग के लिए बुलाया जाएगा आप आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग सारे जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जा रहा? यानी आप अंदाजा कीजिए, कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आ रहा। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। और नेतन्याहू के खिलाफ जो नफरत इस वक्त पाई जाती है इसराइल के अंदर, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि किस लेवल की नफरत पाई जाती है। देखिए, हालात बता रहे हैं इस वक्त इसराइल के अंदर चीजें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। अगर लेट से मिसाल के तौर पर आयरन डोम, अगर ये चलता जा रहा है, एक वक्त आकर आयरन डोम के ऊपर वो हमला कर देते हैं। ये असल में एक स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह ईरान ने कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब जंग छिड़ेगी अमेरिका के हमारे खिलाफ, हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका के होश उड़ जाएंगे और दुनिया देखती रह जाएगी। अब साफ जाहिर है ईरान के अपने इंजीनियर्स भी हैं, ईरान के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त। अगर हम कनेक्शन को जोड़ें तो आपको रूस और चाइना के साथ ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ईरान को चाइना ने बड़ा मजबूत कर दिया है, रूस ने बड़ा मजबूत कर दिया। उनको पता है एक ही मुल्क है जो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो सकता है, और हम अगर उसको कोई चीज़ देते हैं तो ये कल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ईरान ने वो काम किया हुआ है। अब यही वो वजह है कि अगर ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्या वो हिजबुल्लाह के पास भी आई है, क्या वो हमास के पास भी आई है? क्योंकि ये जो ड्रोन का मामला है और उनके खास तौर पर डिसरप्शन आना शुरू हो गई है, पूरी तरह काम नहीं उनका आयरन डोम कर रहा, ना उनका ये सिस्टम काम कर रहा है, तो ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। इसराइल के लिए एक लास्ट चांस ये है कि अगर वो इस जंग में कूद बढ़ता है, यानी उनकी अगर किसी ने वीकनेस देखनी होगी वो कितने कमजोर हैं, तो इस जंग के अंदर वो कूद बढ़े। और जब वो कूदेंगे तो सबसे पहले तो उनको पता चलेगा कि ग्राउंड के ऊपर कितने वीक है, और ये लड़ाई बड़ी जारी होगी। और फिर इसराइल के अंदर लोग जो है वो खाली करना शुरू कर देंगे। यानी अगर आप ये देखें कि 10, 15, 20 लाख लोग अगर इसराइल छोड़कर चले गए हैं तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। देखिए, उनका सारा कुछ दाव पर लगा हुआ है, उनकी नेशनैलिटियां दाव पर लगी हुई हैं, उनका पैसा दाव पर लगा हुआ है, उनकी चीज़ें दाव पर लगी हैं। जब लेवल इस तरह का हो जाता है तो फिर क्लियर इंडिकेट करता है कि हालात का अब रुख किस जानिब मुड़ने वाला है। अगर इसराइल इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को भी खींच लेकर आता है इस जंग के अंदर, और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर पूरे खत्ते में हमले होना शुरू हो जाते हैं, तो अमेरिका इस गेम को और इस जंग को जीत नहीं सकता। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये न्यूक्लियर कोई हमला हो जाएगा, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। ये जंग बड़ी लंबी चलेगी। नेतन्याहू ने तो कहा था कि ये जंग बड़ी लंबी चलेगी। तो फिर बात यह है कि आप कतर को कह क्यों रहे हैं कि बीच पड़े, रोल प्ले करें, उनको कहें कि जंग रोके? आप क्यों हमास के तरले कर रहे हैं? आप अगर एज पर हैं, असल में पूरी दुनिया से इतना बैकलैश आया है, इतनी ज्यादा नफरत आई है इसराइल को, मीडिया से लेकर इवन के जो ममालिक, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो, जो जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी मसला ये पड़ा हुआ है, उनके मुल्क में लोग सड़कों पर निकले हैं। आप यहां से अंदाजा कर लें कि मैक्रन आता है और आकर नेतन्याहू से बातचीत करता है और उसको कहता है कि हमें फलस्तीन की रियासत काबिल कबूल है, ये नहीं हो सकता कि आप उस पर कब्जा करें। आप सोचिए, बाइडन ने ओपनली बयान दे दिया, उसने कहा जी नेक्स्ट स्टेज जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। 2 स्टेट का मतलब क्या है? फलस्तीन भी रहेगा और इसराइल भी रहेगा। यानी आप ये सोच रहे हैं कि ये बात कभी हो सकता है कि इसराइल माने कि मैं रहूं और साथ वो भी रहे? वो तो हमेशा एक ही बात कहता है कि सिर्फ मैंने रहना है और किसी ने नहीं रहना। सो खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है। अगले कुछ अरसे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती नजर आएंगी। आपको ताकत का भी अंदाजा होगा, वीकनेस का भी अंदाजा होगा, और आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल पर किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। मुस्लिम ममालिक में कौन खड़ा था, कौन बुजदिल हो गया, कौन आगे खड़ा रहा, किसने सिर्फ भड़के मारी, ये भी क्लियर हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।